नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। अभी आपका नेट एग्जाम होने वाला है और हर 6 महीने में हर बार होता है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपकी संभावना नेट क्लियर करने की बढ़े, इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे। देखिए, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका नेट क्लियर है, जेआरएफ क्लियर है, और उनमें सब में ना एक कॉमन जो विशेषता है या कॉमन समानता है सभी में, वो ये है कि वो लगातार भिड़े रहे। जनरली आपको क्या लगता है ना कि मैं एक बार नेट दिलाया, 2 बार नेट दिलाया, नेट नहीं हो पाया तो अब छोड़ देना चाहिए। या आप 4 बार जेआरएफ के लिए ट्राई किए, नहीं हुआ तो आपको छोड़ दिए अब। लेकिन ऐसे लोग हैं तो 6 बार हो सकता है जेआरएफ नहीं हुआ, थोड़े थोड़े से चुके, और अगर भिड़े रहे ना, लगे रहे, तो उनका हो जाता है। तो पहली चीज अगर आपको सीखना है तो वो है कंसिस्टेंसी। देखिए, नेट जैसे यूपीएससी का पेपर है, बाकी सब पेपर हर कोई ना एज बार कर दिया है, हर कोई ना लिमिट कर दिया है कि यूपीएससी आप 6 बार दिला सकते हो। लेकिन नेट कभी आपको नहीं बोलता कि यार तुम 6 बार दिला सकते हो, 7 बार दिला सकते हो, आप बुजुर्ग होके दिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब नेट को भी पता है कि आपका हर बार सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब पेपर ऐसा आता है, पूरे देश के लोग दिलाते हैं, इतना बड़ा सब्जेक्ट है वास्ट, तो आप अगर भिड़े रहेंगे ना तो हो सकता है आपके रेंज का कभी ना कभी तो पेपर आएगा और आप सेलेक्ट होंगे। तो मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि जिस बार पहली बार जैसे दिलाया तो जेआरएफ के लिए चूका था मेरा, दूसरी बार दिलाया तो शायद भारत में पहला था जेआरएफ में, पॉलिटिकल साइंस में, और उसके बाद दिलाता ना तो हो सकता है जेआरएफ होता, लेकिन उतना ज्यादा नंबर नहीं आता। तो आपको क्या समझना है कि जो पेपर मेरा हुआ था ना वो मेरे रेंज का पेपर था, जो जो मैं पढ़ा था करीब करीब वही आ गया। तो कभी ना कभी 3-4 राउंड के बाद ऐसा पेपर आता है जो आपके रेंज का हो। मतलब हो सकता है इस बार जून वाले में ना आए, दिसंबर वाले में ना आए, अगले साल जून वाले में ना आए, हो सकता है अगले दिसंबर में ना ऐसा पेपर आए जो आप पढ़े थे और वही फंस जाए। तो आपको धैर्य बनाए रखना है। बहुत लोग ना धैर्य छोड़ देते हैं कि अब छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। पहली चीज है धीरज या धैर्य। वो आपको नेट का एग्जाम, मतलब नेट का एग्जाम ना खुद बोलता है कि आप धीरज बना के रखो। दूसरी चीज, नेट का एग्जाम क्या बोलता है? नेट का एग्जाम बोलता है कि आप तुक्का लगाओ। अगर उनको तुक्का ना लगाना रहता, मतलब सीबीएसई ऐसे बहुत सारे एग्जाम लेता है, एनटीए ऐसे बहुत सारे एग्जाम लेता है जिसमें निगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन नेट में वो शुरू से निगेटिव मार्किंग नहीं रखे। इसलिए नहीं रखे क्योंकि वो चाहते हैं कि आप तुक्का लगाओ। वो आपको बोल रहे हैं कि तुम तुक्का की अपनी प्रैक्टिस करो, अच्छे से सीखो तुक्का लगाना और तुक्का लगाओ, तभी तो निगेटिव नहीं है ना। तो यूपीएससी में भी है, 1/3 कर देते, 1/4 कर देते, 1/5 कर देते, 1/6 कर देते, कुछ भी कर देते, लेकिन बिल्कुल निगेटिव नहीं है क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आप खूब तुक्का लगाओ। और तुक्का ना एक विज्ञान है। मतलब आपको लगता होगा कि तुक्का कुछ भी मंत्र पढ़ के लगा दे, कुछ भी सोच के लगा दे, ए लगा दे, सब में। तुक्का लगाना एक विज्ञान है। कुछ चीजें हम लोग जैसे डिस्कस करेंगे। तुक्के में सबसे पहली चीज होती है, वो होती है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि आपके सामने ऑप्शन रखा है, आपको ना ये नहीं देखना, जैसे एक सवाल तो होते हैं जो आपको पता है आप सीधा सीधा उत्तर ले आए। अब जब दूसरे राउंड में आप जाओ ना, तो आप ये देखो कि कौन सा उत्तर नहीं है। समझ रहे? मतलब जैसे ऑप्शन 4 हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, तो आप ये मत ध्यान दो कि यार कौन सा उत्तर है, आप ये ध्यान दो कि उत्तर क्या नहीं है। आप जैसे देखे और आपको लगा यार सी तो नहीं हो सकता, सवाल ध्यान से पढ़ो। हिंदी वाले हो इंग्लिश भी पढ़ो, ऑप्शन इंग्लिश के भी पढ़ो, हिंदी के भी पढ़ो, बार बार पढ़ो, सोचते जाओ, तो आपको ना समझ में आ जाएगा कि उत्तर ये तो नहीं होगा। आप एक भी हटा लिए ना तो आपके सही होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज आपको करना है कि इलिमिनेट करना है, सवाल ध्यान ध्यान से पढ़ के, बार बार पढ़ के क्वेश्चन को, मतलब ऑप्शन को इलिमिनेट करना है कि ये उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा आपको क्या करना है, मतलब देखिए, क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है, वो राउंड में सॉल्व करते हैं सामान्य। पहले राउंड में आप क्या करो, वो सवाल बनाओ जो आपसे बिल्कुल श्योर शॉर्ट बनते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि यार पूरा बनाएंगे, 1 से चालू करेंगे, 100 तक जाएंगे, हर को बनाते बनाते जाएंगे। उसमें क्या होता है कि कई सवाल ना दिमाग खराब कर देते हैं, मतलब आपको पढ़ के आए रहते हैं, वहां याद नहीं आता, तो आप अपने दिमाग पे जोर डालते हो, जोर डालते हो तो दिमाग खराब होता है कि यार ये भी याद नहीं आ रहा है, फिर अगला पढ़ते हो वो भी याद नहीं आ रहा है, तो आगे जो सरल सवाल रहते हैं ना वो भी आपके छूट जाते हैं। पहली चीज आपको ये करना है कि जो राउंड 1 है, राउंड 1 में आपको करना है केवल इजी सवाल। इजी मतलब जो आपसे बनते हैं, एक लाइन के सवाल है कि बोला कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी, ऑप्शन है, मार दिए। दूसरा ध्यान ये रखना है आपको कि सवाल को ना ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्या रहता है कि ये सरल सवाल अगर आपके गलत हुए ना तो आपके सेलेक्ट होने की संभावना खत्म हो जाएगी।
तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि सवाल क्या है, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। जो बनाने वाले हैं बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं तभी तो बना रहे हैं, और उनको आपको, वो चाहते हैं कि आपसे सवाल ना बने, तो कभी कभी ना ऑप्शन ए में ऐसी चीज रखते हैं जो आपको लगता है कि यही उत्तर है, और आप बी सी डी पढ़ते नहीं। हो सकता है कि ऑप्शन बी में भी सही उत्तर हो और डी में लिखा हो ए व बी दोनों, लेकिन आप इतने उत्साही रहते हो, अच्छा ए ठीक है, आगे बढ़ गए। तो ये काम नहीं करना है, आपको सवाल ध्यान से पढ़ना है, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। उससे एक फायदा और होता है, सवाल में पूछा कि इनमें से कौन सा नहीं है, आप नहीं को नहीं पढ़ पाए, आपको लगा कौन सा है, और है में तो ए भी है, तो आप ए मार के पढ़ गए। जब आप बी सी डी पढ़ोगे ना तो आपको लगे यार बी भी है या सी भी है, फिर आप सवाल फिर ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें नहीं लिखे रहेगा, तो आप फिर सही से समझ पाओगे। तो आपको सवाल ध्यान से पढ़ना है, कोशिश करो इंग्लिश वाला भी पढ़ लो, भले हिंदी मीडियम के कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश वाला भी पढ़ लो। और नहीं जहाँ पे रहे ना, ऐसे नहीं लिखे रहता उसको बढ़िया बड़ा बड़ा गोला लगा दिखे आपको, दोबारा जब आप आओ ना फिर हो सकता है हड़बड़ी में दूसरे राउंड में आपको ना दिखे, तो पहले राउंड में एक तो नहीं में गोला लगाओ, जो बनता है श्योर शॉट उसको टिक मारो और 100 तक पहुंचो। एक काम और करो कि ऑप्शन पढ़ो और आप ये देख लो पहले राउंड में कि जैसे ए बी सी डी है, तो आप ये तो पता लग जाएगा ना कि डी तो नहीं हो सकता, तो जो नहीं हो सकता उनको काटते जाओ। एक काम और करो, वो काम ये करो कि कभी कभी होता है कि देखो हमारे अंदर ना इंट्यूशन होता है, और सामान्यतः मेरे साथ होता है, मेरे जितने जान पहचान के अधिकांश के साथ होता है कि जब वो कोई सवाल पढ़ते हैं और पढ़ के ना उनके दिमाग में जैसे लगा कि ऑप्शन बी हो सकता है, जो पहला थॉट आता है ना कि ये उत्तर हो सकता है, मान लो आपके पास चार ऑप्शन है, पहला थॉट आया कि बी हो सकता है, तो उसको ना कुछ गोल कर लो या सितारा बना दो, कुछ भी कर दो, क्योंकि पहला थॉट आएगा बी आया हो सकता है, फिर आपको लगेगा नहीं यार सी भी हो सकता है, फिर लगेगा यार इस हिसाब से तो ए भी हो सकता है, फिर लगेगा डी भी हो सकता है, और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब कंफ्यूज हो जाओ ना तो फिर उसको उत्तर मारो जो आपको पहली बार लगा, मतलब 60-70% केस में वही उत्तर होता है जो आपको पहली बार लगता है। समझ गए? तो पहले राउंड में ये करना है, दूसरे राउंड में और फिर आप लॉजिकल गेसिंग करो। लॉजिकल गेसिंग में क्या क्या होता है, पहला तो सवाल ध्यान से पढ़ो, सवाल में ना ऐसी कई चीजें छिपी रहती हैं जिससे आप उत्तर तक पहुंच सकते हो। सवाल में बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं, आप एक एक को डीकंस्ट्रक्ट करोगे ना आपको लगेगा यार राष्ट्रवाद, ये तो यही बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते। फिर कुछ सवाल रहेगा उससे लगेगा ये तो यही बोल सकते हैं। तो सवाल को बहुत ध्यान से, इंग्लिश मीडियम का भी हिंदी मीडियम का भी, उसको तोड़ो छोटे छोटे भाग में और समझने का प्रयास करो उत्तर क्या है। दूसरा ना ऑप्शन को तोड़ो कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तीसरा काम क्या करो कि कुछ ना सामान्य चीजें, जैसे ऑप्शन अगर दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी एबो, और एक ऑप्शन है ऑल एबो, तो 75% केस में ऑल ऑफ दी एबो आंसर होता है, नन ऑफ दी एबो बहुत कम केस में आंसर होता है। ऑप्शन में दिया ए व बी दोनों, सामान्यतः ए व बी दोनों आंसर होता है, ए व बी दोनों नहीं आंसर नहीं होता। तो जब ऐसे केस आए ना तो इस टाइप के भी आप तुक्का लगा सकते हो। एक होता है कि बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट, अपोजिट मतलब एक लिखता है, जैसे क्वेश्चन आया कि बैंक दर बढ़ाने से या बैंक दर कम करने से, पहला ऑप्शन दिया कि तरलता बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन दिया तरलता घटती है। अब दोनों कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना, ए और बी, तो उत्तर या तो ए होगा या बी होगा। समझ गए? अगर दो स्टेटमेंट बिल्कुल आपस में अपोजिट हैं तो या तो ये होगा या तो ये होगा। तो ऐसे भी समझा करो कि भाई फिर आप बाकी को छोड़ दो, ये दोनों में से एक पकड़ो। अगर दो ऑप्शन बिल्कुल एक दूसरे के समान टाइप के हैं तो आप समझ जाओ कि यार यही फंसा रहा है चेकर। तो ना चेकर के बुद्धि से सोचना है। चेकर का काम क्या है, आपको उलझाना, आपको परेशान करना, आपको कंफ्यूज करना। तो आप क्या सोचो, आपको तो उत्तर पता भी नहीं, आप देखो कि यार क्यों कंफ्यूज करेगा, कहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, तो ऐसे कंफ्यूज करता है कि बढ़ाता है कम होती है। तो आप समझ जाओ कि ये ना जिसको पढ़ता है उसको ये कंफ्यूज कर रहा है बढ़ना घटने में। आप हो गया, आप बोलो मेरे को तो यार वैसे भी नहीं पता, दोनों में से एक होना है, एक कर दो। तो चेकर के हिसाब से सोचो तो भी आपका उत्तर ना सही हो जाता है सामान्यतः। एक एलिमिनेट करना है, फिर ना अपनी पूरी बुद्धि लगा देना है कई चीजों में, जैसे कई ऑप्शन नहीं रहते कि ये कब हुआ, एक दिया है 9 जुलाई, फिर एक दे दिया है 9 अगस्त,
तो 9 9 अगर कॉमन है ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि चेकर सोच रहा है कि यार किसी को 9 याद रहे ना तो जुलाई अगस्त में कंफ्यूज कर दूंगा, किसी को 21 याद है ना तो 21 21 में कंफ्यूज कर दूंगा। इस टाइप का रहता है, चेकर सोचता है कि आपको एक चीज भी याद है ना, जुलाई याद है तो जुलाई जुलाई में कंफ्यूज कर दूंगा। तो आप वैसे समझो कि अच्छा जो कॉमन चीज है ना वो उत्तर होगी। एक वो एसरेशन रीजनिंग वाला होता है, कथन कारण वाला। तो सामान्यतः क्या होता है कि 70% केस में कथन व कारण दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या करता है। उसको बनाने का तरीका क्या है कि कथन पढ़ो, वाक्य में क्योंकि लगा दो कि लक्ष्मण राम का सम्मान करते थे क्योंकि लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे। आपको लग रहा है कि लॉजिकल सेंटेंस है तो सही है, आपको लग रहा है कि लॉजिकल नहीं है तो गलत है। बिकॉज लगा दो, क्योंकि लगा दो तो उत्तर आ जाता है। तो ये ना कई चीजें, मतलब देखो, एक होता है पढ़ना, आप पर्याप्त पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ना अपने दिमाग को खोल के जाओ। दिमाग बिल्कुल क्या होता है, कभी कभी प्रश्न नंबर 3 का उत्तर प्रश्न नंबर 96 में छिपा रहता है, ये 90 में छिपा होता है। तो आप ध्यान से जाओ, 90 भी पढ़ो ना तो दिमाग खोल के रखो कि अरे यार इसमें एक ऑप्शन दिया है, वहां यूज हो जाएगा ये। तो ऐसा भी कर सकते हो आप। आपके सिलेबस में जैसे पॉलिटिकल साइंस के थिंकर के सिलेबस में मान लो दिया है सुकरात, और मान लो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जो आपके सिलेबस में, तो उत्तर वही होगा ना। चेकर ऑप्शन से ही, मतलब सिलेबस से ही तो सवाल देगा। कोई कोटेशन आया कि ये किसने कहा, सदगुण ही ज्ञान है किसने कहा। अब बाकी ऑप्शन हेराडोटस, थेरी क्लास, कुछ भी दिया है, एक सुकरात दिया है, आपके सिलेबस में सुकरात लिखा है, तो आप सुकरात टिक मार दो। तो ऐसे गेस करना है, इसको बोलते हैं थोड़ा सा दिमाग वाला गेस। हम लोग क्या करते हैं कि एक तो हो गई तो सब में मार देते हैं, आधे सवाल सही होंगे, वो वाला नहीं। हर सवाल में अपना 100% झोंकना है, पूरी बुद्धि लगाना है, और उस बुद्धि के आधार पे उत्तर तक पहुंचना है। ये सब जब आप काम करोगे ना नेट में, तुक्का लगाओगे, गेस करोगे, तो आपके सेलेक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्या क्या कर सकते हैं आगे जो दिलाने वाले हैं, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल गार्ड बांध के रख लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करना है, बहुत बढ़िया से करना है। दूसरा, सिलेबस अपने सामने रख लो। और तीसरा, लगातार पढ़ाई करते रहो, मॉक टेस्ट दिलाते रहो। पेपर 1 को आपको विशेष ध्यान देना है, उसके लिए हम लोग सीरीज भी लाए थे मैराथन वाली। अगर आप नेट भी दिला रहे हैं तो नेट के हिसाब से ही वो सीरीज थी, सेट के हिसाब से थी, तो वो आप देख सकते हैं, चैनल में आपको मिल जाएगी, बहुत प्यार दिया है लोगों ने, तो वो भी आप देख सकते हो। एक काम और जो आगे के लिए कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म। देखिए, जब आप फॉर्म भरते हो ना, तो आपको एक ऑप्शन देता है ओनली नेट, एक देता है नेट प्लस जेआरएफ, और एक आजकल पीएचडी वाला देता है। मैं ये बोल रहा हूँ, और ये आपको मान भी रखना चाहिए कि देखिए, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो 8 बार नेट है, 9 बार नेट है। और नेट का रूल क्या है कि 6% लोगों का नेट होता है, मतलब 100 लोग दिलाते हैं तो 6% का होता है। अब एक व्यक्ति लगातार 9 बार नेट है, तो ये हर बार इस 6% में आ रहा है। अगर पहली बार वो नेट होता और उसके बाद वो छोड़ देता दिलाना, तो वो फिर सीट नहीं खाता ना किसी की। और इसको सीट खाना भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई वो तो कर रहा है जेआरएफ के लिए तैयारी। अब वो केवल जेआरएफ के लिए भर नहीं सकता, तो वो नेट प्लस जेआरएफ भरता है। और जब वो नेट प्लस जेआरएफ भरता है तो जेआरएफ उसका नहीं हो पाता, लेकिन नेट तो हो ही जाता है। और नेट अगर उसका हो गया, जैसे ये मानो कि 100 लोग भरे, 100 लोग एग्जाम दिए, टॉप 6 का होना था। अब इस टॉप 6 में 2 लोग ऐसे हैं जिनका पहले से नेट था, फिर से नेट हो गया, जेआरएफ नहीं हो पाया, अगले बार फिर दिलाएंगे, फिर 2 लोग का हो जाएगा। तो अगर ये 2 लोग यहाँ हैं तो केवल 4 नए लोग का नेट हुआ। अगर वो 2 लोग नहीं रहते तो यहाँ किसका हो जाता, किसी 2 नए लोग का होता जिनका नहीं हो पाया। जो आप बोलते हो ना कि मैं 2 नंबर से चूका, 1 नंबर से चूका, आपका आराम से हो जाता अगर ये रिपीटर नहीं होते। उसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन है कि एक ऑप्शन दे दो ओनली जेआरएफ। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या दिक्कत है बताओ। आप ऑप्शन दे दो ओनली जेआरएफ, जिसको जेआरएफ के लिए दिलाना है केवल जेआरएफ के लिए दिलाए, और नेट की सीट क्यों बर्बाद करे। और जब ये ऑप्शन हो जाएगा ना, तो भरोसा करो नेट का कट ऑफ ना 5-6% कम हो जाएगा, भरोसा करो मेरा। और इसके लिए ना आप लोग को मांग करना चाहिए, सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं करने में। और ये ऐसा कुछ भी नहीं है, वही संस्था एग्जाम ले रही, क्रॉस चेक करने में भी कोई दिक्कत नहीं। आप एक सवाल पूछ लो कि क्या आप नेट क्वालिफाई हैं,
वो लिखेगा हाँ या नहीं। अगर हाँ लिखेगा तो उसको सीधा सीधा ये वाला ऑप्शन दे दो। नहीं, वो लिख नहीं सकता क्योंकि पूरा डाटा उसके मतलब उन्हीं के पास है, एनटीए वालों के पास है। यही चीज होना चाहिए सेट में भी, जो स्टेट के सेट होते हैं वहाँ एक ऑप्शन पूछना चाहिए क्या आप पहले से नेट या सेट क्वालिफाइड हैं। अगर आप लिखते हैं हाँ तो आपको एग्जाम दिलाने से रोका जाए, क्योंकि भाई आप ना दूसरे की सीट खा रहे हैं और वो चीज गलत है। एक होते हैं इंटेंशनली करते हैं, वो गलत है, मतलब आप किसी की सीट खराब नहीं कर सकते। एक होते हैं जो बोलते हैं हम जाके वहां प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी होगी, तो भाई घर में प्रैक्टिस कर लो। जाके किसी की सीट बर्बाद करके अगर आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो गलत बात है ना। तो ये चीज होना चाहिए, इसके लिए आपको मांग करनी चाहिए। आगे हम लोग और वीडियो लाएंगे जिसमें नेट या एक सवाल आ रहा था कि जेआरएफ होता कैसे है, जेआरएफ में क्या फायदा मिलता है और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, उनके बारे में वीडियो लाएंगे। और आपके अंदर जो जो डाउट है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनते हैं, नेट कैसे निकालते हैं, नेट के बाद क्या करना है, पीएचडी कैसे करते हैं, जो भी डाउट है आप कमेंट में लिखिएगा। जो ज्यादा डाउट आएंगे उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो में एड्रेस करें। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।